हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक होता क्या है। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है, थोड़ा सा मुड़ती है। और जब विचलित होती है तो वो मैंने रूल्स बताए थे आपको कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब कोई भी प्रकाश की किरण कितना मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, सघन से विरल में जाने पे कम कब मुड़ती है, ज़्यादा कब मुड़ती है, तो उसको हम अगर निकालना है, उसे अगर हमें देखना है तो वो वहाँ पे हम अपवर्तनांक के माध्यम से ही हम उस चीज़ को निकालेंगे। तो देखो, अपवर्तनांक एक ऐसी चीज़ होती है कि वो माध्यम की प्रॉपर्टी को बताता है कि एक्चुअल में माध्यम है कैसा। माध्यम सघन है, विरल है, माध्यम का घनत्व तो कैसा है, कोई प्रकाश की किरण कितना मुड़ रही होगी, वो हम अपवर्तनांक से ही बता सकते हैं। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपवर्तनांक जो होता है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसे म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। अभी 10th लेवल पे आप पढ़ रहे हो तो 10th में तो आप हमेशा इसे n से ही प्रदर्शित कराओगे। आगे जाके 12th में MSc BSc जब करेंगे तो अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब अपवर्तनांक एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ को हमें समझना है कि अपवर्तनांक वास्तव में है क्या, किसको हम बोलते हैं कि अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक जो होता है हम बोलते हैं कि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है और किसी माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है, उन दोनों के अनुपात को हम अपवर्तनांक बोल देते हैं उस माध्यम का। यानी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सबसे पहले तो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो किसी भी माध्यम का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है n, तो किसके बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अपवर्तनांक के बराबर निकल के आता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि n बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल है उसे हम मान लेते हैं v, तो n किसके बराबर मिल जाएगा भाई, c अपॉन v। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर निकाल सकते हैं। और c की फिक्स वैल्यू होती है, आप जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। प्रकाश निर्वात में या वायु में इतनी स्पीड से जो है चलता है। अब इस फॉर्मूले से आपको कभी किसी माध्यम में वेग अगर निकालना हो तो वेग भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, v बराबर, v को इधर ले जाओ, n इधर आ जाएगा, तो v किसके बराबर आ जाएगा भाई, c अपॉन n। तो इस फॉर्मूले से आप वेग भी निकाल सकते हो, किसी भी माध्यम में वेग जो आएगा v = c अपॉन n। और आप अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते चलेंगे उसका मतलब है उसका वेग क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा हो रहा होगा वेग उतना ही कम होता जाता है, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता जाता है इसका मतलब है उसका वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा होगा, उसका वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा होगा। अब एक्चुअल में जो अपवर्तनांक होता है उसको हम समझते हैं कि किसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, किसके लिए अपवर्तनांक कम होता है, उस चीज़ पे हम आते हैं। तो देखो, अगर कोई भी माध्यम आपको दे रखा है, मैंने मान लिया हमें दे रखा है सघन माध्यम। कैसा माध्यम दिया है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसका घनत्व तो ज़्यादा हो। तो सघन माध्यम का मतलब क्या होगा भाई, घनत्व ज़्यादा होता है।
और जिस अपवर्तनांक का घनत्व ज़्यादा होता है उसका जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक भी उतना ही ज़्यादा होता है। और अपवर्तनांक अगर ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब है उसमें वेग क्या आ जाएगा भाई प्रकाश का, उतना ही कम हो जाता है। तो सघन माध्यम जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, जैसे जैसे सघन माध्यम बढ़ता जाएगा घनत्व बढ़ता जाएगा, घनत्व अगर बढ़ रहा है इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ रहा होगा, अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब वहाँ पर वेग की वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर कोई विरल माध्यम दे रखा है, विरल माध्यम का मतलब है वहाँ पर घनत्व कैसा होता है भाई, कम होता है। और घनत्व कम होने का मतलब क्या आ जाएगा भाई, वहाँ पे अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और अपवर्तनांक अगर कम हो रहा है वहाँ पर, इसका मतलब है उसमें वेग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसका घनत्व कम है उसका वेग ज़्यादा है। इसीलिए तो बोला जाता है कि प्रकाश सबसे तेज़ी से कहाँ पे चलता है, निर्वात में या वायु में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घनत्व बहुत कम है, बहुत कम घनत्व है। निर्वात में तो कुछ है ही नहीं है, वायु में एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसका घनत्व आ रहा है बस। तो सबसे ज़्यादा वही चलेगा जो जितना विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा हो जाता है। अब कुछ अपवर्तनांक की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। कैसे भाई, कौन कौन सी वैल्यू है वो आप ध्यान से समझोगे यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ माध्यम है इधर इस साइड में, और इस तरफ उनके हम अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो इस तरफ माध्यम है और इस तरफ क्या है, अपवर्तनांक, यानी n की वैल्यू है, n हम निकालना चाह रहे हैं इन सभी का। तो अगर मैं पहली बात करूं, निर्वात दे दिया जाए या फिर वायु दे दिया जाए, तो निर्वात या वायु के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अगर हमें जल दे दिया जाए तो जल के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है, 4/3, जिसको आप लिख सकते हो 1.33 इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर आपको कांच दे दिया जाए तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है उसकी वैल्यू होती है 3/2, जिसकी वैल्यू होती है 1.5। कितनी वैल्यू हो जाती है भाई, 1.5 इसकी वैल्यू होती है। और भी अगर हम आगे चलें तो अगर आपको हीरा दे दिया जाए, हीरा बोले तो डायमंड, और डायमंड अगर है तो डायमंड का अपवर्तनांक होता है 2.42। इस तरीके से इनके अपवर्तनांक होते हैं। और आपको वैसे तो अलग अलग माध्यमों का आप देख पा रहे होंगे अलग अलग अपवर्तनांक आ रहा है। निर्वात या वायु का 1 होता है, सभी जानते ही हो। जल का कितना होता है, 4/3, 1.33। कांच और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन जनरल अगर कांच ले लिया जाए तो सामान्यतः कांच का जो अपवर्तनांक 1.3 ही माना जाएगा। हीरा है, हीरे का कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक दिया जाता है। कितना अपवर्तनांक दिया जाता है, 2.42। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे, आप ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे आने पे घनत्व बढ़ रहा है। निर्वात या वायु से ज़्यादा घनत्व किसका है, जल का है। इससे भी ज़्यादा घनत्व किसका है, कांच का है। इससे भी ज़्यादा घनत्व किसका है, हीरे का है। यानी ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो माध्यम का घनत्व बढ़ता जा रहा है। और माध्यम का अगर घनत्व बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपवर्तनांक की वैल्यू भी क्या होती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है। अपवर्तनांक की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें वेग की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेग की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि आप जानते हो NC/V के बराबर होता है या V बराबर होता है C/N। अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो V की वैल्यू वहाँ पर क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप जान सकते हो। देखो, अगर आपको जल की अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 10th में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जल, कांच, डायमंड या इनके अलावा कोई माध्यम दिया हुआ है तो वो वैल्यू देता है। 12th के लिए याद रख लो, है ना। 11th के लिए, 11th में तो खैर ये चैप्टर आता नहीं, 12th में मिलेगा आपको, तो उसके लिए याद रखो, याद होनी भी चाहिए, है ना। तो कोशिश करो याद हो जाए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए किस तरीके से अपवर्तनांक वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या पॉइंट लिख सकते हो, कि अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। यानी लिख सकता हूँ भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा भाई, भिन्न भिन्न हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है उनका डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड कर देता है। तो इस तरीके से आप उसे चेक करके बता सकते हो। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं।
आपको यहाँ पर कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक दे भी रखे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है वायु के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। वायु या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है भाई? जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो ये एयर दे रखा है आपको, यहाँ पर एयर वायु दे रखी है, तो एयर के लिए अपवर्तनांक कितना है? 1.003 है। वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1 होगा, एयर के लिए 1.003 होता है। तो आप देख रहे हो विरल माध्यम है तो किरण कितना मोड़ेगी, कैसे मोड़ेगा? तो यहाँ पर जो किरण है थोड़ी सी कम मोड़ी है। इससे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका हो गया है भाई? आइस दे रखी है, बर्फ दे रखी है। आइस के लिए किरण जो है थोड़ा सा और मुड़ गई है, क्योंकि आइस का जो अपवर्तनांक होता है वायु के अपवर्तनांक की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इससे भी ज़्यादा अपवर्तनांक किसका हो गया भाई? जल का हो गया, वाटर का हो गया। तो वाटर का कितना है? 1.33 है। इसके लिए प्रकाश की जो किरण है वो और भी मुड़ गई है। इससे ज़्यादा अपवर्तनांक क्राउन कांच का है, ये क्राउन कांच दे रखा है, कांच का कितना है? 1.52 दे रखा है, तो उसके लिए प्रकाश की किरण और मुड़ गई है। इससे भी ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 1.54 रॉक सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए प्रकाश की किरण और मुड़ चुकी है। और इससे भी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? डायमंड। तो सबसे ज़्यादा डायमंड का ही अपवर्तनांक होता है, इसीलिए प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा कौन मोड़ेगा? डायमंड। तो डायमंड ने सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरण को क्यों मोड़ा? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डायमंड का घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए प्रकाश की किरण को ज़्यादा मोड़ दिया। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एयर से बर्फ पे गए, बर्फ से जल पे गए, जल से कांच पे आए, कांच से रॉक सॉल्ट आया, फिर डायमंड आया, तो जैसे जैसे हम इधर मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जा रहा है, यानी अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा होगा। और जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही प्रकाश की किरण उतनी ही ज़्यादा मुड़ती जा रही होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण कितना मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, वो आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n किसके बराबर होता है? C/v, या v किसके बराबर आ जाएगा भाई? C/n। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांच एवं जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी या जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल पूछी जाए तो आप उसे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। तो इसको हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले मैं निकाल रहा हूं कांच में प्रकाश की चाल। अगर मुझे कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है तो देखो किस तरीके से आएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है भाई? C = v/n। तो यहाँ से अगर मुझे वेग निकालना है तो वेग कितना आ जाएगा भाई? v = c/n, यही आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो v बराबर c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है, आपको पता होना चाहिए, 3/2। कितना होता है? 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5। और 3/2 अगर है तो आप देख ही पा रहे होंगे 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो अगर 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा, या फिर ऐसा देख लो, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 ऊपर चला गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो कांच के अंदर जो वेग है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहां निर्वात या वायु के अंदर जो प्रकाश की चाल थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो प्रकाश चला करता था, वो कांच में केवल और केवल 2 लाख किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा। क्यों? क्योंकि कांच का घनत्व बढ़ चुका है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए वहां पर प्रकाश का वेग क्या हो गया है? कम हो गया है। अगर मैं जल का निकालना चाहूं तो कांच के कंपैरिजन में जल में प्रकाश का वेग ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि जल कांच के कंपैरिजन में क्या होगा? विरल माध्यम होता है। तो अगला और निकाल लेते हैं, जल में। किसमें निकाल रहे हैं भाई? जल में प्रकाश की चाल। अगर मैं जल में प्रकाश की चाल निकालना चाहूं तो फॉर्मूला वही है, v = c/n। अब ये जल के लिए निकाल रहे हैं तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। अब जल का अपवर्तनांक देख लीजिए, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो जल के लिए जो अपवर्तनांक आएगा वो आ जाएगा 3 × 3 = 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे आप लिख सकते हो
4 दूनी 8 होते हैं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे आप जल के अंदर जो वेग है वो कांच से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, लेकिन वायु या निर्वात से तो यहाँ पे भी कम ही है। तो इस तरीके से कोई सा भी माध्यम दे दिया जाए वहाँ पर वेग आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अपवर्तनांक होता क्या है, उससे किस तरीके से आप पहचानोगे कोई प्रकाश की किरण किधर मुड़ रही है और किस माध्यम में कितना वेग है, वो आप यहीं से इन्हीं को देखते हुए आप निकाल सकते हो। कांच में कितना आ जाएगा या जल में कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगला है हमारा इसी में निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा टॉपिक है? सापेक्षिक अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक सापेक्षिक कुछ भी बोल दीजिए आप। इसका मतलब होता है किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना। तो क्या होता है? किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा भाई? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए n12 या फिर दे दिया जाए n12 या n12 या n12, इन सभी का मतलब एक ही है। n12 ऐसे आए, n12 n12 n12, 2 को आप देख रहे हो वेरी करते जा रहे, कभी इधर लिख दिया, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी साइड में, कभी इधर उधर उधर, लेकिन n की पोजीशन फिक्स है। n की जस्ट साइड में 1 की पोजीशन फिक्स है। इसका मतलब होता है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी n12 या n12 या n12, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। और इसका मतलब होगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं यहां पे भाई कि n21 या फिर n21 या n21 या फिर n21, अब इसका मतलब आप खुद समझ गए होंगे क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब ये देखो होते क्या है, इनको और देख लेते हैं कि इसका मतलब तो मैंने बता दिया कि ऐसे करके लिखा जाए, n के साइड में जो आ रहा है उसका अपवर्तनांक निकालते हैं और जो साइड में इधर उधर लिखा हुआ उसके सापेक्ष हम निकालते हैं। यहाँ दूसरे का पहले के सापेक्ष है, यहाँ पहले का दूसरे के सापेक्ष है। अब निकालेंगे कैसे भाई? ये जैसे आपसे दे दिया जाए n21 और n21 अगर हमें निकालना हो, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा भाई? इसको आप लिख सकते हो n2/n1। तो 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा? n2/n1। और अगर आपको n12 निकालना है तो n12 देखो कितना आ जाएगा? किसका निकाल रहे हैं? पहले का। तो पहले का किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? दूसरे के सापेक्ष। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और आप इनका मतलब जानते ही हो। इसका मतलब क्या है? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन। सिमिलरली इसका मतलब आप जानते ही हो, क्या लिख देंगे भाई? माध्यम 1 का
माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इस तरीके से ये हमें निकल के आ जाएगा। और आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, बहुत जरूरी है, क्या देख रहे हो आपके N21 जो आ रहा है वो N2/N1 आया है, और N12 जो आ रहा है वो N1/N2 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, रेसिप्रोकल आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं। यानी अगर आपने N12 निकाल लिया है या N21 निकाल लिया है तो N12 कैसे निकाल लोगे, आप बस उसका उल्टा कर दीजिए, आप तुरंत की तुरंत वहीं से आप निकाल सकते हो। यानी N21 इज इक्वल टू 1/N12। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपने निकाल लिया है तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अगर निकालना है तो उसे आप बस उल्टा कर दीजिए, वहीं से ये सीधा सीधा निकल के आ जाता है। समझ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन से और अच्छे से समझोगे आप इसे तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो किसके सापेक्ष निकालना है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्वेश्चन में वैसे तो जल का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक गिवन होगा, ना भी गिवन हो तो मैंने आपको लिखवा रखा है कितना होता है। तो देखो भाई, अगर मुझे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं? n। किसका निकालना? जल के सापेक्ष। निकालना किसका है? कांच का। कांच को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लास, तो ग्लास का निकालना है। जल के सापेक्ष यानी W, वाटर के सापेक्ष निकालना है। तो अपवर्तनांक ग्लास यानी कांच का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं वो क्या आ जाएगा? ऊपर, यानी Ng। जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे आ जाएगा, यानी NW नीचे आ जाएगा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना मिलेगा? Ng/Nw। और आपको वैल्यू पता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2। जल का कितना होता है? 4/3। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 9/8 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे हमसे पूछा जाए, उल्टा पूछा जाता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर ये पूछा जाता तो इसे भी मैं पहले पूरा बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो किसके सापेक्ष? कांच का। किसका पूछा है? जल का। तो जल का पूछा है यानी N वाटर विद रिस्पेक्टिव टू ग्लास। तो जल वाला कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा भाई, NW अपॉन क्या आएगा? Ng आएगा। तो W यानी वाटर का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है भाई? 4/3 डिवाइड बाई कांच का कितना होता है? 3/2। इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ कितना आएगा? 8/9। कितना आ रहा है? 8/9। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लिया है और कांच के सापेक्ष जल का पूछा जाए तो आप इसे उल्टा करके सीधा सीधा लिख सकते हो। कैसे भाई? कि Ng विद रिस्पेक्टिव टू वाटर बराबर हो जाएगा 1/Nw विद रिस्पेक्टिव टू ग्लास। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये अगर 9/8 आ रहा है तो 8/9 आ जाएगा। तो 9/8 और ये कितना हो जाएगा? 8/9, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? चाहो तो अलग अलग आप बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करके निकालो, या अगर आपने एक निकाल लिया है कोई भी तो उससे आप दूसरा आराम से निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपवर्तनांक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एक्चुअल में अपवर्तनांक क्या होता है। और बिना अपवर्तनांक के ये समझो कि प्रकाश को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अपवर्तनांक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और ये पूरे चैप्टर में रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, प्रकाश वाला चैप्टर है, वहाँ तो ये हर जगह यूज़ होता ही रहता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, चाहे हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए। ठीक है, 1 by 1 सारी चीज़ों को नोट कर लेना है आप लोगों को। पूरा जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से लिखते रहो। अदरवाइज़ एप्लीकेशन जो है डायमंड एकेडमी का, वहाँ पे इसके पूरे प्रॉपर नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी नोट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।